दुनिया में शांति के सबसे बड़े मसीहा महात्मा गांधी क्या कहते थे? कोई एक गाल पर चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, लेकिन तुम पलट कर हमला मत करो। ये सत्य और अहिंसा का गांधी का वो रास्ता था जिसके आगे आज भी सारी दुनिया सर झुकाती है। लेकिन अब ये बात सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर, मूर्ति या समाधि पर सर झुकाने तक ही रह गई है। खुद गांधी की धरती से निकल करके प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जब रगों में गर्म सिंदूर बहने और चैन से रोटी खाओ, याद है ना वो, चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, इस तरह के चुनावी डायलॉग बोलते हैं, तो भारत से हजारों मील दूर अमेरिका के किसी राष्ट्रपति से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मोदी जी के माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने तो गजब ही बिसात बिछा दी है, जहां काला और सफेद, हमला और शांति, हर खाने में वही खड़े होना चाहते हैं। वो पहले खुद को सामने वाले को एक चांटा लगाते हैं, फिर खुद ही सफेद रुमाल लहरा करके शांति शांति करने लगते हैं। महात्मा गांधी के दौर से उलट ये ट्रंप की नई फिलॉसफी है। जहां ट्रंप खुद चांटा नहीं मार पाते, वहां किसी सहयोगी को आगे कर देते हैं, जैसे इजराइल, पाकिस्तान या कोई और। लेकिन अशांति फैलाकर शांति शांति करने वो खुद आ जाते हैं। ट्रंप की नजर विश्व शांति पुरस्कार नोबेल प्राइज पर है, जबकि ईरान से लेकर गजा तक जो तबाही और मासूमों की चीख पुकार मची है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उनके असल गुनाहगार अमेरिका और इजराइल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। एक छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये 8 साल का बच्चा है जिसका हाथ थामने वाला पिता इजरायली मिसाइल का शिकार हो गया। मां और इसी जैसी मासूम बहन ना जाने कहां बिलख रहे हैं और जिंदा रहने के लिए रेत खाकर किस तरह मर रहे हैं, ये आपके सामने है। गजा में ये ऐसा अकेला नहीं, न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग होंगे। इस तस्वीर को देखकर सिर्फ एक सवाल आप सब अपने आप से पूछिए, क्या एक चुटकी रेत भी आप अपने मुंह में रख सकते हैं? असंभव। जो बात हमारी आपकी कल्पना से भी परे है। जिंदा रहने के लिए उन हालात में अगर गजा के आम लोग पहुंच गए हैं, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अगर इस तरह तड़प रहे हैं, तो अब आप उस महाशक्ति, उस अमेरिका और उसके राष्ट्रपति से सवाल कीजिए कि आपकी बुलंदी, आपकी महानता, आपकी सरपरस्ती किस काम की है? क्या सिर्फ उस इजराइल के साथ खड़े होने के लिए जो मौत बरसाता है, तबाही बरसाता है? तो फिर इन मासूमों का गुनहगार अमेरिका भी क्यों नहीं? इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अपनी जगह, मासूमों की जिंदगी अपनी जगह। ईरान पर भी नेतन्याहू का हमला एक तरफा था और दोनों जगह इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ है। इसका हिसाब क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा आज का वीडियो किसी जंग पर नहीं है। आज हम एक सवाल और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का वीडियो किसी जंग पर नहीं है। आज हम एक सवाल और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध अपराधी क्यों ना माना जाए। और सिर्फ ट्रंप नहीं, अमेरिका के कुछ पहले के राष्ट्रपति भी इसी तरह युद्ध अपराधी क्यों नहीं माने गए। आखिर वो क्या है जो अमेरिका को इस तरह खुलेआम गुंडागर्दी करने के बाद भी कटघरे में लाने से बचाता है? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति युद्ध को लेकर के क्या सोच रखते थे? उनकी नजर में MAG यानी मेक अमेरिका ग्रेट का क्या रास्ता था? उनकी नजर में अमेरिका फर्स्ट का क्या मतलब था, जो आज सीधे सीधे ट्रंप की गुंडागर्दी से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं विजय, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है। आज का सच यही है कि दुनिया एक जंगल की तरह दिखाई दे रही है, जहां जो ताकतवर है
वो कमजोर समझकर दूसरों का शिकार कर रहा है। ये दुनिया कहने को तो 21वीं से 22वीं सदी के सफर पर है, लेकिन इसके तौर तरीके उस आदम जमाने जैसे होते जा रहे हैं जहां दूसरों को मार कर अपना वजूद तलाशा जा रहा है। इन तौर तरीकों में इंसानियत कहां है? यह आप ईरान और इजराइल में मरने वाले आम नागरिकों के शवों में देख सकते हैं, गजा में तबाह हुए अस्पताल और बिलखते मासूमों के चेहरे में देख सकते हैं। लेकिन इन हालात के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नेतन्याहू और नेतन्याहू के सिर पर हाथ रखने वाले ट्रंप के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई उन्हें कटघरे में नहीं ले आ सकता। ट्रंप चाहे जिस देश में चाहे जैसा चाहे दखल दे सकते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को आप अंतरराष्ट्रीय अदालत में भी नहीं खींच सकते, और ना ही आगे बढ़ने के लिए जरूरी व्यापार में आप बगैर अमेरिकी करेंसी यानी यूएस डॉलर के बगैर व्यापार में कहीं ठहर नहीं सकते। इन दो वजहों के साथ ही दुनिया की सुरक्षा का कथित तौर पर जिम्मा उठाने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार भी अमेरिका के पास है। ईरान के मसले पर सामान्य आधार पर ट्रंप और नेतन्याहू युद्ध अपराधी नजर भी आ जाएं तो उन्हें युद्ध अपराधी घोषित करना मुमकिन नहीं है। आप ठोस सबूत दिखा भी दें कि उन्होंने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया, बिना वजह सैन्य बल का प्रयोग किया या फिर अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन फिर भी इस गुंडागर्दी पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी की कार्रवाई तभी हो सकती है जब मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आए। लेकिन अमेरिका और इजराइल आईसीसी के सदस्य ही नहीं है। अमेरिका अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों का हवाला देकर के आईसीसी से बाहर है। अमेरिका नहीं चाहता कि उसके सैन्य कर्मी या नेता जो वैश्विक सैन्य अभियानों में शामिल होते हैं वे आईसीसी की जांच के दायरे में आए। अमेरिका ने साल 2002 में अमेरिकन सर्विस मेंबर्स प्रोटेक्शन एक्ट, एक कानून ऐसा पारित करके अमेरिका ने खुद को दूसरे देशों के आगे अपनी तमाम जवाबदेही से अलग कर लिया। इसीलिए इस एक्ट को द हेग इन्वेजन एक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कानून एक और तो आईसीसी को अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकता है, और दूसरी ओर आईसीसी के साथ जो देश सहयोग करते हैं उन देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की अनुमति भी अमेरिका को देता है। इस सिलसिले में अमेरिका ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी कर रखे हैं। अमेरिका अपनी दादागिरी के चलते आईसीसी से बाहर है, तो उसकी बिगड़ैल औलाद की तरह व्यवहार करने वाला इजराइल डर और खौफ की वजह से आईसीसी से दूर है। इजराइल शुरू से ही और अच्छी तरह से जानता है कि फिलिस्तीन के गजा और वेस्ट बैंक और पड़ोसी लेबनान, सीरिया, ईरान के खिलाफ जो काम वो लगातार करता आ रहा है वो उसे कभी भी बड़ी आसानी से आईसीसी के कटघरे में ला सकता है। इस खौफ के साथ ही सर पर अमेरिका का हाथ होना भी एक बड़ी वजह है जो इजराइल को असल में ढीठ बनाती है। इसी का नतीजा है कि परमाणु हथियार रखने वाले देशों की निगरानी करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको हम IAEA कहते हैं शॉर्ट में, उसके चीफ की रिपोर्ट को ट्रंप और नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने साफ साफ कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उन्होंने साफ किया कि परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम का होना और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि ईरान का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम है भी। यहां तक कि ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की ऐसी रिपोर्ट को कबाड़ में डाल दिया, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप का मकसद बिल्कुल साफ था। नेतन्याहू किसी भी सूरत में ईरान को तबाह देखना चाहते हैं या फिर वहां सत्ता परिवर्तन करवा करके अपने मुताबिक सत्ता ले आना चाहते हैं। नेतन्याहू ऐसा अपना डर खत्म करने के लिए करना चाहते हैं, जबकि ट्रंप ऐसा सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना
दबदबा कायम करने के लिए और दबदबा कायम रखने के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान अकेला ऐसा ताकतवर देश है जो अमेरिका के इशारे पर नहीं चलता। ईरान में अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं, जबकि मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं, कतर, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, इन सब पर अमेरिका का कंट्रोल है। इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस बने हुए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आरोप लगाकर अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में कर्नल गद्दाफी की हत्या करवाई थी। फिलहाल तो ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को अपनी ताकत दिखा दी और ट्रंप को सीज फायर का ऐलान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन नेतन्याहू हो या ट्रंप, क्या हमेशा के लिए बाज आ जाएंगे? जबकि युद्ध को लेकर के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का रुख बिल्कुल उलट था। आज अमेरिका के इन दो महान राष्ट्रपति का जिक्र इसलिए क्योंकि अमेरिका अगर आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो उसे उस मुकाम तक पहुंचाने में इन दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों का बड़ा योगदान रहा है। जॉर्ज वॉशिंगटन और लिंकन दोनों का ही मानना था कि अमेरिका को विदेशी युद्धों और गठबंधनों में बेवजह अनावश्यक रूप से शामिल होने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि अमेरिका को तटस्थ रहकर अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। एक खास बात जो जॉर्ज वॉशिंगटन कहते थे वो ये कि स्थायी गठबंधन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना देश को अनावश्यक संघर्षों में खींच सकता है। जबकि आगे चलकर अमेरिका इस रास्ते से इतना दूर हट गया कि आज ट्रंप इजराइल की जिद पर ईरान के खिलाफ सुपारी अटैकर नजर आते हैं। क्या ट्रंप खुद को अपने देश के उस राष्ट्रपति से भी ज्यादा महान समझते हैं जिसने अमेरिका की बुनियाद रखी? अब्राहम लिंकन ने तो इससे भी बड़ा उदाहरण पेश किया था। जब दक्षिणी अमेरिका में गृहयुद्ध छिड़ गया, उस वक्त ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों ने दक्षिणी अमेरिकी देशों को समर्थन दिया, उनके साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन लिंकन ने यूरोप को अपना दुश्मन नहीं माना, और अगर माना भी तो उनके खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, बल्कि राष्ट्रपति लिंकन और उनके विदेश सचिव विलियम सीवर्ट, इन्होंने कूटनीतिक रूप से इन देशों को तटस्थ रखने का प्रयास किया। युद्ध की जगह कूटनीति के जरिए मसले को हल करने का एक और बड़ा उदाहरण राष्ट्रपति लिंकन के दौर का है। मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप को जरा सा अपना ही वो इतिहास भी पलटकर देखना चाहिए। इतिहास में उसे ट्रेंट अफेयर के नाम से जाना जाता है। साल 1861 में उस वक्त ब्रिटिश जहाज से दो दक्षिणी राजदूतों को अमेरिका की फेडरल नौसेना ने पकड़ लिया था। जाहिर है उस वक्त दुश्मनी जैसे हालात हुए और ब्रिटेन के साथ युद्ध जैसे हालात बन गए, लेकिन राष्ट्रपति लिंकन ने अमेरिकी दादागिरी दिखाने की जगह, युद्ध करने या धमकी देने की जगह कूटनीति को अहमियत दी। उन्होंने तनाव कम करने के लिए दोनों राजदूतों को रिहा करने का फैसला किया। इसी तरह 1864 में फ्रांस ने जब मैक्सिको में हस्तक्षेप किया और वहां पर मैक्सिमिलियन को सम्राट बनाया, उस वक्त भी राष्ट्रपति लिंकन ने फ्रांस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, बल्कि उन्होंने कूटनीति के जरिए हालात काबू में किए और यूरोप के साथ संबंधों को बिगड़ने से बचाया। लिंकन का मानना था कि अमेरिका की नीतियां उसके राष्ट्रीय हितों, विशेष रूप से संघ की एकता और स्थिरता पर केंद्रित होनी चाहिए। जब तक सीधे अमेरिका को कोई खतरा ना हो तब तक उसे विदेशी युद्धों में शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप आज क्या कर रहे हैं? वो तो दुनिया के हर युद्ध में अपनी टांग अड़ा देते हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन हो, चाहे भारत और पाकिस्तान। इजराइल तो अमेरिका की बिगड़ैल औलाद के जैसा ही है, तो उसका हर युद्ध अमेरिका का युद्ध बन जाता है, चाहे वो इस वक्त ईरान हो या फिलिस्तीन के साथ जो इजराइल का परमानेंट संघर्ष चल रहा है। जबकि गजा में करीब 50,000 आम नागरिकों की बर्बादी के बाद अब अमेरिका ही समझौता कराने के लिए बेताब है, क्योंकि गुंडागर्दी और युद्ध कराने या
करने को हर वक्त तैयार रहने वाले ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत भी समझते हैं। वो नोबेल पीस प्राइज की तमन्ना भी रखते हैं। दो मुही सोच, ऐसी दो मुही सोच और ऐसे एक्शन का नतीजा दुनिया में क्या नुकसान कर रहा है, ये भी सब लोग देख रहे हैं। और खुद अपने देश में ट्रंप की क्या स्थिति है, ये भी सबके सामने है। राष्ट्रपति बनने के महज 5 महीने के भीतर आम जनता के बीच ट्रंप की लोकप्रियता आधी हो चुकी है। अमेरिका के कई पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ब्लाइंड इजराइल समर्थन का जो उनकी नीति है उसको नुकसानदेह मानते हैं अमेरिका के लिए। इनमें बिल क्लिंटन और बराक ओबामा भी शामिल हैं। मौजूदा रिपब्लिकन सांसद भी ईरान पर अमेरिकी हमले को असंवैधानिक बताते हैं। क्या ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे महान नेता साबित करने की धुन में हर जगह युद्ध छेड़ करके या युद्ध जैसे हालात बना करके फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ अपनी शर्तों पर व्यापार समझौते करना चाहते हैं? इसी तरह खुद को शांति दूत दिखाकर क्या वे नोबेल प्राइज हड़पना चाहते हैं? भाई, ट्रंप एक शातिर व्यापारी तो हो सकते हैं, लेकिन एक महान राजनेता नहीं। वो दुनिया की नजरों में युद्ध अपराधी होने से तो बच सकते हैं, लेकिन अपने देश में अपने लोगों के बीच एक नाकाम और तानाशाह राष्ट्रपति होने से कैसे बचेंगे? ये तमाम सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।